ध्यान से समझिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य भारत का इतिहास, और उस मध्य भारत के इतिहास की कड़ी में हम लोग का टॉपिक चल रहा है क्या? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चल रहा है। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों ने उसका बचपन के बारे में पढ़ा। उसके बचपन का नाम क्या था? अली या गुरसास। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो था, सबसे पहले जो हुआ था, किसको मार के गद्दी पर बैठा था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को मार के बैठा था। फिर अलाउद्दीन खिलजी जब अपनी शासन व्यवस्था को चलाने लगे तो उसने 4 सेनापति को नियुक्त किए थे। उस 4 सेनापति का नाम बोलो तो? मतलब जफर खां, नसरत खां, उलुग खां और मालिक कफूर। ठीक है, तो आपका बताना है, तो इसमें सबसे पहले जो जफर खां थे, जनरली जफर खां का जो, जैसे उत्तर भारत जिस समय अलाउद्दीन खिलजी का शासन चल रहा था, उससे मंगोलियों का भी आक्रमण हो रहा था। ऐसा माना जाता है कि अलाउद्दीन के शासन काल में लगभग 6 बार मंगोलियों ने आक्रमण किए थे, और उसकी सुरक्षा का जिम्मेवारी जो मिला था जफर खां को दिया गया था कि मंगोली लोग अगर आक्रमण करेंगे तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? जफर खां। और उसके बाद 2 व्यक्ति और सेनापति बने। एक सेनापति जो आपका बने नसरत खां और उलुग खां। तो नसरत खां और उलुग खां का जिम्मेवारी मिला उसके जो विजय अभियान था उसके लिए, जो उत्तर भारत का विजय के लिए गए। तो उत्तर भारत के विजय के दौरान ही दोनों सेनापति का मृत्यु हो जाता है। कौन कौन सेनापति? उलुग खां और नसरत खां। नसरत खां का जो मृत्यु होता है वो क्या, किस किस युद्ध में, लड़ाई में होता है? रणथंबोर की लड़ाई में। कब होता है? और हम लोग जानते हैं कि रणथंबोर की लड़ाई कब हुई थी? 1301 ईस्वी में। तब अलाउद्दीन खिलजी जब उस पर विजय प्राप्त करता है तो वो दिल्ली वापस आ जाता है और वहां की जिम्मेवारी सौंप देता है किसे? नसरत खां के हाथ में। नसरत खां की मृत्यु हो जाता है तो उलुग खां को जिम्मेवारी सौंप देता है, लेकिन आगे चल के उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जब दक्षिण भारत की अभियान चालू होता है तो दक्षिण भारत के अभियान की जिम्मेवारी जो सौंपी जाती है, किसको सौंपी जाती है? मालिक कफूर को, जो कि उसके सेनापति ने उसे खरीदा था। कितने में खरीदा था? 10,000 दिनार में। तो इसीलिए उसे संबोधित किया गया 1000 दिनारी के नाम से। तो 1000 दिनारी के नाम से संबोधित किसे किया जाता है? मालिक कफूर। वो भी विश्वास पात्र बना अलाउद्दीन खिलजी का। और दक्षिण भारत के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? मालिक कफूर ने। उसने भी विजय अभियान निभाई। और उस समय दक्षिण भारत में 4 प्रमुख शासक हुआ करते थे। कहां का? एक यादवों का, एक वारंगल का, और एक कहां का था आपका? काकतीय। और एक था क्या? पांड्यन। और यादव, हौसल, काकतीय और वारंगल। तो पांड्यन, सॉरी, ये 4 थे, जिसमें से वो सिर्फ 3 पर विजय प्राप्त कर पाई थी और एक पर उसे विजय नहीं मिला था। और ठीक है, तो उसी के बाद जैसा कि उसकी हुई विजय अभियान के बारे में भी जानकारी लेंगे। आपको बताया कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बता दीजिए है। आज उसके कुछ कुछ जीवन की मुख्य घटनाएं थी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ही नहीं, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले प्रथम 4 वंश जो थे वो तुर्किस्तान के थे, उसे तुर्क कहा गया था। जिसमें पहला था आपका गुलाम वंश के जितने भी शासक थे, खिलजी वंश, तुगलक वंश और आपका सैयद वंश। ये 4 शासक थे, वास्तव में तुर्की लोग हुआ करते थे। और अंतिम में जो होगा लोधी वंश, वो आपका अफगानिस्तान के रहने वाले थे, इसलिए इसे अफगानी कहा जाता था। तो पहला 4 में हम लोग अभी पढ़ रहे खिलजी वंश के बारे में। तो ये भी मुगल रूस से कहां के निवासी थे? तुर्क के थे। तो वही चीज बोला गया है, अलाउद्दीन खिलजी तुर्क कबीले के था और इसने सैनिकों के लिए स्पेशल ड्रेस का निर्धारण किया था। जैसा कि माना जाता है इतिहास में कि अलाउद्दीन खिलजी अपने प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी जाना जाता था। अलाउद्दीन खिलजी नहीं विजय अभियान ही नहीं किया, उन्होंने अपने साम्राज्य को जीता तो उसे किस तरह नियंत्रण किया जाए और किस तरह कंट्रोल किया जाए, वो भी व्यवस्था को उन्होंने चलाया। तो इसीलिए प्रशासनिक सुधार में उसने सुधार सेनाओं के लिए भी किया। तो सेनाओं में सबसे पहले ड्रेस कोड जारी करने वाला यही शासक था। मतलब सेना जो पाए वही पहन के नहीं आ जाए, उसका एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड होना चाहिए। और जब वो ड्यूटी पर जाएगा या निगरानी में रहेगा तो ड्रेस कोड में रहेगा, तभी तो पता चलेगा कि मेरा सैनिक है। जैसा भी आप लोग कॉलेज स्कूल में जाते हैं, हर स्कूल कॉलेज का अपना अपना ड्रेस कोड होता है। इससे पता चल जाता है, नाम पता ठिकाना जाने नहीं, लेकिन पता चल जाता है कि किस स्कूल का विद्यार्थी है। उसी प्रकार ड्रेस कोड देने का मतलब हर अधिकारी का अलग अलग ड्रेस कोड मिला हुआ था। इससे पता चल जाता था कि उस सैनिकों में कौन अधिकारी है, किस पोस्ट पर है, क्या है।
उससे क्या होता था, जनता में संतुलन बनाया होता था। ऐसा नहीं कि कोई चपरासी है अधिकारी का ड्रेस पहन के चल जाए। तो एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड की जो प्रथा चालू की, किसने चालू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला बात, दूसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी कि इससे पहले जितने भी राजा हुए थे बिना भूमापन के ही टैक्स लिया करता था। मैंने सबका, कम भी जमीन है तो उतने भी पैसा दो, ज्यादा जमीन है तो उतने ही पैसा दो। तो ये प्रथा को इन्होंने समाप्त किया। इन्होंने जितने भी जमीन थे इसके अधीन में, जिसे खालसा भूमि भी कहते हैं, याद है ना, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने जितने सरकारी भूमि को था सब अपने अधिकरण कर लिया और एक किस नाम से पुकारने जाने लगा? खालसा भूमि। तो इसने सबसे पहले जमीन का मॉनिटरिंग कराया, मपाई कराया, और माप के आधार पर जितने भी जमीन हुआ करते थे उससे वो टैक्स लेते करते थे। और उस टैक्स की जो हिस्सेदारी हुआ करती थी लगभग वो 25% उपज का लिया करते थे। सॉरी 50%। अपने उपज का कितना परसेंट लेते थे? तो भूमापन पद्धति जो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में प्रारंभ करने वाला जो शासक था, उस शासक का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद जैसा कि लूटपाट भी तो हुआ करता था उसके साम्राज्य में, तो लूटपाट से जो भी संपत्ति आता था तो उस संपत्ति का वो 80% जो होता था राजकर के रूप में ले लेता था। राजकर करने का मतलब क्या हुआ? अभी भी हमारे सिस्टम में सपोज दैट लूटपाट का राजा है, कोई लुटेरा आया, वो राज्य को लूट लिया, किसकी संपत्ति तो पता नहीं है, तो संपत्ति 100 रुपया अगर उस सैनिक कब्जा किया तो 80 रुपया जाएगा राजकोष शिवघाटी में, राजकोष में जाएगा, और 20 रुपया लोग का डोनेशन मिलेगा, लेकिन 80% कहां चला जाएगा? राजकोष में। ये लुटेरे का नहीं मतलब है, ये नहीं कोई लूटपुट, समझ में आई बात? और जितने भी लूटपाट की घटनाएं होती थी उस पर भी उन्होंने टैक्स लगाया था। उस टैक्स का कितना हिस्सेदारी वसूलता था वो? 80%। कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है? अच्छा, ये बोलना भूल गए ना। देखो, भू जिसे मापने के लोग कौन भाषा का यूज करते थे? भूमि की पनाइश, जिसको मापने की प्रथा कहते हैं हम लोग। इसके बाद उनके कुछ कुछ वर्ड उनके हैं, जैसे कि दीवाने मुस्तख राज। दीवाने मुस्तख राज का प्रारंभ करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था, जिसको मतलब होता है भू राजस्व। अभी भी हम लोग का वर्तमान समय में भी भू राजस्व की व्यवस्था है। भू राजस्व समझते हैं? जमीन, जैसे मान लिया अगर जमीन का रजिस्ट्री करा रहे हैं तो भू राजस्व देते हैं, गवर्नमेंट टैक्स लेते हैं ना, ठीक है, कि आप जमीन का जितना भी रजिस्ट्री कराएंगे उसको टैक्स देना पड़ेगा। आप मालगुजारी कटाते हैं वो भी भू राजस्व कर दिया जाता है। ये मुख्य रूप से राज्य सरकार की कर होता है। कहीं से भी रोड जाना है, कुछ भी करना है, फॉरेस्ट काटना है, ये काटना है, माने राज्य सरकार की कोई भी जमीन के ऊपर में है तो उसको आपको टैक्स देना पड़ेगा, या सरकार का जो मापदंड निर्धारित किया उसके अनुसार पैसा देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड भू राजस्व। तो भू राजस्व को अलाउद्दीन खिलजी के समय में जिस नाम से पुकारा जाता था उस नाम को क्या कहा जाता था? दीवाने मुस्तक राज। किस नाम से पुकारा जाता था? अरे कस के बोलो। ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या गया प्रथा थी, उलेमा वर्ग से प्रभाव से स्वतंत्र होकर अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया। जैसा कि जानते हैं गुलाम वंश पर शुरू से खलीफाओं का दबदबा था, ठीक है, तो खलीफाओं लोग जो आदेश देता था उसी को पालन करता था। ये तो मने मन गोसियले था। क्या गोसियले था? क्योंकि ये एक नया धर्म बनाना चाहता था ना, लेकिन खलीफा के या काजी के कहने पर क्या था, इसको तोड़ दिया। तो ये बोला हमारी बात नहीं सुना तो हम एक बात सुनेंगे, लेकिन इसके इग्नोर किया। इसीलिए बोला गया है अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जो खलीफाओं के आदेश को ना मानते हुए उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। तो उसी कहा जाता उलेमा वर्ग का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा था, मतलब उसमें जोर जबरदस्ती नहीं चल रहा था उसके ऊपर, इसीलिए स्वतंत्रता पूर्वक वो शासन कर रहा था। अगला होता है कि इसके दरबार में दो प्रमुख विद्वान या कवि रहते थे। एक का नाम था अमीर खुसरो और दूसरा का नाम था हसन देलहवी। क्या नाम था? अमीर खुसरो का, अरे खुसरी लिखा गया, अमीर खुसरो होगा। अमीर खुसरो का नाम सुने हैं, बहुत फेमस कवि भी थे, ज्ञाता भी थे बहुत चीज का। अमीर खुसरो और हसन निजामुद्दीन। हसन निजामुद्दीन औलिया स्टेशन है दिल्ली में, हजरत निजामुद्दीन औलिया स्टेशन दिल्ली में है। नई दिल्ली का 2 स्टेशन है, जब है तब जान लो, कभी जाओगे थे ये साइड जाओगे कोडरमा तरफ से तो जो ट्रेन चलेगी वो नई दिल्ली जाएगी, और जैसे ऊपर चले जाओगे तो हजरत निजामुद्दीन औलिया स्टेशन मिलेगा। एक ही स्टेशन का 2 पार्ट है। हाँ, पुरानी दिल्ली साइड जाएगा तो वही से हजरत निजामुद्दीन औलिया स्टेशन, उधर से भी जा सकते हैं आप। तो जाइए घूमने में थोड़ा सा, सेंटर डालिएगा तब ना,
ठीक है, जैसे हावड़ा में जाओगे, हावड़ा में 3 स्टेशन है, ठीक है, एक इधर से जो जाता वो, फिर एक साउथ तरफ जाने वाला का अलग, और एक 3-4 स्टेशन, 3-4 रूट का अलग अलग स्टेशन है, एक स्टेशन पर नहीं मिलेगा, क्योंकि हावड़ा जाने के बाद क्या होता है, आगे उसका आगे ट्रेन जाता है स्टॉपेज, उसका आगे तो नदी है, तो कहां जाएगा उसका आगे, तो वहीं से फिर टर्न मारता है। अब जाइए, कोलकाता घूमने वाला जगह है, वहां पर अभी जो बताएं अंडरग्राउंड मेट्रो जो चालू हुआ है, माने समुद्र का भीतर चलेगा मेट्रो, भारत का पहला मेट्रो है जो समुद्र का भीतर से चलेगा। कितना आनंद आएगा देखने में, मछली उछली देखेगा इधर उधर। जब वहां से ट्रेन गुजरेगी तो ब्लू कलर पूरा हो जाएगा, ब्लू रे, तो आप समझ जाइए कि समुद्र का भीतर में चल रहे हैं। आइए इधर आइए, तो चलिए, इसके दरबार में जो प्रमुख विद्वान रहते थे, एक का नाम था क्या, अमीर खुसरो और हसन, अरे बोलो, हसन, हसन, ठीक है। इसके बाद देखो, अपनी राजधानी दिल्ली में स्थापित की थी, लेकिन वास्तव में उसका नाम क्या था, सीरी के पास स्थापित किया था। और इसने कुछ जो सिस्टम चलाया था, जो आपको पहले बता दिए थे, नगद वेतन करने का मतलब है ये अपने सैनिकों और अधिकारियों को नगद वेतन की परंपरा चालू की थी, क्योंकि इससे पहले जितने भी था वहां पर कौन सा प्रथा चलता था, एकता प्रथा, एकता प्रथा बताए थे ना, मतलब वहां सेनाओं को क्या होता था, वेतन नहीं दिया जाता था, उसके बदले क्या दिया जाता था, भूमि, भूमि से जितना उपज होगा वही चलेगा। बोल लीजिए, हम लोग भी थोड़ा सुन रहे हैं, हो गया ट्रेनिंग, थोड़ा सा पढ़ लो, फिर उसके बाद ट्रेनिंग तो चलवे करेगा, ठीक है। देखो, तो नगद वेतन प्रारंभ करने वाला शासक, और इससे पहले कौन कैसा वेतन देने की प्रथा थी, एकता, समझ में आ रही है ना, तब ना डिफेंस समझ में आएगा। उसके बाद यही एक ऐसा शासक था जो अस्थाई सेना रखने का प्रथा चालू किया, अस्थाई मतलब परमानेंट, इसीलिए ड्रेस कोड मिला है लोग को, ठीक। उसके बाद घोड़ा दागने की प्रथा यही प्रारंभ किया, बता दिए थे कहानी कि घोड़ा दागेगा, हजारीबाग का घोड़ा यही है। फिर उसके रांची का घोड़ा, वही जो जिस नस्ल का जितना टैलेंटेड घोड़ा रहता था उसी तरह का, मान लो उसी तरह आप लोग को भी मिलेगा। जब रेलवे में एएलपी बनिएगा, ड्राइवर बने, तो पहले मिलेगा नहीं आदमी चलावे, पहले मिलेगा मालगाड़ी चलाओ, मालगाड़ी यहां से डुडुरा के लेके जाएगा दूसरा स्टेशन तक, हाँ, फिर मालगाड़ी चलाने के बाद फिर उसके बाद देखिएगा इसका कैरेक्टर ठीक ठाक है, फिर उसको देगा कौन सी, यार्ड में फिर ट्रेनिंग मिलेगी, सबसे पहले यार्ड में मिलेगा ट्रेनिंग। यार्ड समझते हैं, नहीं समझते हैं, जहां रेलवे को रखा, रेलगाड़ी को रखा जाता है उस स्थान को रेलवे यार्ड बोलते हैं, भी नहीं पता है लोगों को। जैसे बस अड्डा बोलते हैं, बस अड्डा मतलब जहां बस का पड़ाव होता है, जैसे स्टेशन पर आ गई, अब वो ट्रेन वहां से नहीं खुलेगी तो उस ट्रेन को खींच करके यार्ड में लेके जाता है, साइड कर दिया जाता है, उसी को जहां पर ट्रेन को रखा जाता है उसे कहा जाता है रेलवे यार्ड, वो बड़े बड़े स्टेशन पास रहते हैं, ठीक। तो पहले जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो वही यार्ड से ट्रेन ले आके यार्ड में रखेगा, बोले ठीक ठाक है इसका ट्रेनिंग। फिर उसके बाद मालगाड़ी खींचिएगा, मालगाड़ी के बाद फिर लोकल ट्रेन मिलेगा चलाने के लिए, छुकछुकवा ट्रेन जो धीरे धीरे जहां पाए वहां रोक दे, ठीक। उसके बाद फिर मिलेगा कौन सी, स्लीपर, क्या बोलते हैं, पैसेंजर ट्रेन, काम आएगा पैसेंजर, थोड़े स्पीड में चले वाला। और राजधानी शताब्दी का लास्ट में रिटायरमेंट तक नंबर आएगा, ठीक है। तब ना टाई लगा के, कहा समझते हैं रेलवे, ऐसे टाई कोट में ट्रेन चलाइएगा, रेलवे का अपना ड्रेस होता है, ठीक है। चलिए, तो घोड़े दागने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी, फिर उसके बाद सैनिकों का हुलिया, हुलिया समझते हैं ना, जैसे आप लोग का हुलिया ऐसे बनाता है, ऐसे झुक कर, नए पढ़े सर मत पूछिए आज हम लोग से, है ना, बोलो बोलो, थोड़ा हमसे भी बातें कर लो। देखो, होलिया का मतलब क्या होता है, देखो ड्रेस को इसीलिए कि एक सिस्टमैटिक, जैसे आर्मी में जो होता है, भारत के जैसे सबका टीम, आर्मी का अलग है, नेवी का अलग है, एयरफोर्स, आर्मी का ऑफिसर देखिए पूरा पेट फुला के चलेगा, एकदम से बोला हुआ जाओ दौड़ो, जब तक उसको मेडिकल फिटनेस नहीं आएगा उसको फिर ड्यूटी में नहीं आना है, तो ठीक है। अब आर्मी ये नहीं कि 4 दिन तक एकदम पूरा दाढ़ी उड़ी बढ़ा कर रखे तो रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाए, नहीं बनना है। तो अगर आर्मी सबका सिस्टम बना हुआ है, मतलब एक आर्मी है तो आर्मी की तरह दिखना चाहिए, ठीक। तो वो सारे सिस्टम को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक। तो ये जो होता है सैनिकों को हुलिया सुझाना। आप बाजार नियंत्रण प्रणाली और मूल्य नियंत्रण बता ही दिए थे। बाजार नियंत्रण प्रणाली में कहानी समझ आया था ना, कि बाजार नियंत्रण मतलब कोई व्यक्ति अपना मनमाना ढंग से दाम नहीं बढ़ा सकता है। आलू यहाँ 40 रुपए, कोई 80 रुपए नहीं बेचेगा, कोई 80 40 रुपए, तो कोई 10 रुपए नहीं बेच सकते हैं।
इसीलिए एक प्रथा चालू की थी, ये क्या, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का। बताए थे कि सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रथा जो चालू करने वाले व्यक्ति थे, उसका नाम क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। सस्ते दाम पर सब चीज उतार करते थे। और बाजार नियंत्रण मतलब ये एक माप तौल का भी पैमाना नियुक्त किया था कि कोई भी व्यक्ति बाजार में अगर कम वजन से तौलेगा तो उसके शरीर का जितना मांस होगा काट के उतना ही बाहर करेंगे। अगर 250 कम तौला तो 250 उसका शरीर का मांस काट के निकालेगा। सोचो, सैनिक का आदेश था, कोई तोलेगा 50 ग्राम नहीं तोलेगा, ज्यादा दे देगा, लेकिन कम नहीं तोलेगा। कम तोला तो उसकी खैरियत नहीं है। एक इसमें आदेश पारित किया था अलाउद्दीन, काहे पारित किया थे भी कहानी सुना दिए थे, इसलिए बताए थे क्योंकि उसकी सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो सैनिक को नियंत्रण कैसे करेगा, तो वेतन अगर कम देगा तभी ना वो लोग संतुष्ट रहेगा। अब वेतन कम मिलेगा जब बाजार में सस्ता रहेगा। ठीक है, मान लो आपके बापा लोग काम करते थे, 10,000 सैलरी था, 5,000, अभी 10-5,000 रुपए में होगा, कुछ नहीं होगा। जाएगा झोला लेके तो भरबो नहीं करेगा, 500 रुपए में झोला सब्जी, जहां झोला के 500 में झोला नहीं भरेगा सब्जी, खा लिए क्या गएगा, बहुत महंगी हो गई है। लेकिन किसी जमाने में क्या होता था, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया मिलता था, है ना। तो बाजार नियंत्रण सिस्टम समझ में आ गया। तो ये जो देखो शॉर्टकट में लिखा गया था, सारी बात समझ में आई ना, आगे आए। उसके बाद बता दिए थे अलाउद्दीन खिलजी था, इसके शासन काल में मंगोलिय लोग आक्रमण करते थे जो बर्बर जाति के माना जाता था। तो इन्होंने जो हुआ था इसके निपटने के लिए प्रथा आलम की थी। क्या लिखा हुआ है, लोअर आर्य प्रथा पहले भी प्रारंभ हुआ था। कौन प्रारंभ किया था, बलबन की इल्तुतमिश बलबन। ये जो लो और बताना है रक्त नीति का मतलब आपको बताए थे, ये क्या कि जब तक दुश्मन को पीछा करके मार नहीं दे तब तक उसको छोड़ना नहीं है, ये भी बरकरार रखा। तो इसीलिए मंगोलियों से निपटने का ही था। और मंगोलियों से निपटने की जिम्मेवारी किसको सौंपा गया था, जफर खां को। किसको सौंपा गया था, बोला तुमका डिपार्टमेंट वही है, तुम दिन भर उसी में लड़ते रहो, तुमको इधर नहीं आना, लड़ाई उड़ाई का जिम्मेवारी सबका डिपार्टमेंट बांध दिया था। तो इसीलिए इसने नीति को अपनाया जिसके कारण मंगोलियों को रोक सका भारत पर आक्रमण करने के लिए। उसके बाद ये जो कहा जाता था, जैसा कि अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, क्यों जाना जाता था, इसलिए जाना जाता था कि ये भी विश्व विजेता बनना चाहता था। तो इसकी जो जानकारी मिली है उस पुस्तक का नाम है खजाइनुल फुतूह। क्या नाम था, खजाइनुल फुतूह। तो ये जो लिखी गई पुस्तक, ये पुस्तक लिखी गई है अमीर खुसरो के द्वारा। किसके द्वारा निकली गई है, ठीक। तो द्वितीय सिकंदर वो बनना चाहता था, कुछ प्रमाण उमान मिलेगा तभी ना बोलेंगे। आप बोलेंगे हम आईएएस अधिकारी हैं, क्या प्रमाण है, तो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, उसमें लिखा रहेगा आईएएस ऑफिसर, तब ना सिविल सेवा पास किए हैं आप, मान एसएससी पास किए हैं, कल एसएससी का रिजल्ट आया है देख लीजिएगा, सीजीएल का, बस इना छोड़ा देगा। ठीक है, तो इसीलिए पढ़िए बढ़िया से। और जो एएलपी का एग्जाम दिए थे उसका भी आ गया है आंसर की, देख लीजिएगा जो दिए हैं। तो सीजीएल का मेंस का जनवरी में होगा, जो बच्चे पास किए हैं वो अपना मेंस का बढ़िया से तैयारी कीजिए। पास किए हैं बच्चे, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, इसीलिए बोल रहे कि वो लोग भी वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा तभी ना सीजीएल पास कीजिएगा। तो चलिए, तो ये जो था अमीर खुसरो द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था, उस पुस्तक का नाम क्या था, खजाइनुल फुतूह। बोलता नहीं है, कैसे बोलता है, क्या पुस्तक का नाम था। जब पढ़ने नहीं आता तो पास कौन सी करेगा ये लोग, बोलेगा हाँ खौफ देखे थे, वही है ऑप्शन ना, ऐसी मारता है लोग ऑप्शन ना, सुना सुना नाम है। ख से देखो खजाइनुल फुतूह, और अमीर खुसरो में भी नाम आता है ख, है ना। तो अमीर खुसरो में ख आया मतलब यही ये किताब लिखा होगा, और कोई दूसरा कोई नहीं लिखा होगा। यही ट्रिक्स पकड़ो, है ना। द्वितीय सिकंदर का आने वाला कौन था, अमीर खुसरो। अपनी पुस्तक में तो ट्रिक्स बताया, अमीर ख से खुसरो, और ख से क्या होता है, खजाइनुल फुतूह। याद रहेगा लॉजिक, कैसे भी याद रखना, हमको थोड़ा ना समझाना है किसी को आपको। चलिए, उसके बाद बोला गया है ये बिना खलीफा की स्वीकृति पर गद्दी पर बैठने वाला प्रथम शासक था। आपको पहले कहानी सुना चुके, ये काहे नहीं माना खलीफा का बात, क्योंकि खलीफा लोग इसको नया धर्म बनाने नहीं दिया। तो जब आपको कोई काम करने नहीं देगा तो आप करते हैं उसका काम। ये बोला जाम मार्केट नहीं जाएंगे, टाइम नहीं फुर्सत, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, और जाके वहां सुतल है रूम में।
राम भुलाट है। तो बोलेगा अच्छा ठीक है तुम भी बोलना, तो हम बोलेंगे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो काम धंधा नहीं रहेगा ना वो एक मिनट का टाइम के हिसाब रखेगा, पूरा बेकारिया जो रहेगा और करेगा कुछ नहीं, रूम में सत्तल रहेगा। और जब पढ़े लिखे वाला रहेगा वो टाइम, वो जानता है कि हमको जब पढ़ना ही है तो हम टाइम का क्या कैलकुलेशन करें। 1 घंटा मैथ, 30 मिनट रीजनिंग, 20 मिनट जीके जीएस, 40 मिनट इंग्लिश, वो पूरा देखोगे दीवार में साट के रखेगा। इतना इतना मतलब समझ लो फर्जरी, वो 2 दिन तक फॉलो किया होगा रूटीन, तीसरा दिन उसका रूटीन फॉलो नहीं हुआ होगा। जब आप विद्यार्थी हैं तो आपका मेन धर्म और कर्म है पढ़ना। तो जब मेरा धर्म ही कर्म पढ़ना है तो हमको दिन में पढ़ाई करना है, तो इसके लिए हमको रूटीन का कहाँ जाना है, किसको रिपोर्ट बना के देना है, कुछ नहीं। तो जिसका रूम में देखना रूटीन होगा, देखना जाके पूछ लेना, वो रूटीन बना के एकदम साटा होगा पूरा ड्राइंग कर करके, लेकिन 2 दिन तक फॉलो नहीं किया होगा तो तीसरा दिन गायब। इधर देख रहे नहीं है मेरा रूटीन, तो नहीं 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 कोई नहीं, टेंशन नहीं ले, जो आना रहेगा वो बेल बजाएगा। चलिए आइए, तो आपका समझ में आया कि बिना खलीफा के आदेश का, माने उसके सिस्टम को ना मानने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था। इससे पहले गुलाम वंश में सब मानते आए थे। ठीक है, आगे बोला गया है इसके मुख्य अधिकारी को देखो क्या कहा जाता था, मुहत्सिब। तो आपको अधिकारी बोले थे ना, तो अधिकारी कहने का मतलब ड्रेस कोड जारी किया था, तो सबका तो पदवी मिला था ना, कौन सेनापति बनेगा, कौन सेनापति का नायक बनेगा, कौन सिपा सलार बनेगा, कौन अधिकारी बनेगा, कौन सेवक बने, सबका अलग अलग पोस्ट था। तो यहाँ पर जो इसके अधिकारी होते थे, मुख्य अधिकारी, जो मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी से मुलाकात करते थे, उसका नाम क्या था, मुहत्सिब। क्या नाम था, ठीक है। इसके बाद अपने जीवन में कुछ कुछ ये लोग काम किया, मस्जिदों का निर्माण भी कराया, कुछ स्मारक बनाए। उसी में आता है सीरी का किला, किसका नाम आता है, और ये कहां पड़ता है, दिल्ली में, क्योंकि ये गद्दी सीरी से ही शासन करता था। उसके बाद होता है दूसरा नाम होता है 1000 खंभों का महल। 1000 खंभों का महल किसने बनाया था, अरे अलाउद्दीन खिलजी के ना बारे में पढ़ रहे हैं तो इतना सस्पेंस में क्या बोल रहे हैं, 1000 खंभों का महल, 1000 खंभा मिलेगा देखने को, वही जहां बनाया था। ठीक है ठीक है, नहीं अलग अलग प्लेस पर बनाया होगा। तो 1000 खंभों का महल बनाने वाला कौन था, अलाउद्दीन। फिर उसके बाद अलाई दरवाजा, जानते हैं ना, अलाई मीनार किसने बनाया था, किसका कंपटीशन में, कुतुब मीनार। ठीक है, तो वही अलाई दरवाजा का गेट जो बनवाया था आगे, तो अलाई दरवाजा बनाने वाला शासक, और जहमत खाना मस्जिद भी बनाया था, इसका बनाने वाला व्यक्ति। तो ये मुख्य है, लेकिन इसमें 2 मुख्य नाम को याद रखिएगा, 1000 खंभों का महल और अलाई दरवाजा। एक बुलंद दरवाजा भी पढ़ाएंगे आगे। अब बुलंद दरवाजा बनाने वाला शासक अकबर, ठीक है, वही बनाता है बुलंद दरवाजा अपने विजय के उपलक्ष्य में। तो जब मुगलिया सल्तनत में जाएंगे तब पढ़ेंगे। तो अलाई दरवाजा बनाने वाले शासक का नाम, अ से अलाई, अ से अलाउद्दीन खिलजी, रहेगा याद। ठीक है, 1000 खंभों का महल, ये विश्व विजय बनता था इसलिए 1000 जगह खंभा गड़वाया था। मैंने ट्रिक्स बता रहे हैं सब समझने का। तो 1000 खंभों का महल बनाने वाला शासक, 1000 खंभों का महल बनाने वाला शासक, सीरी का किला, सीरी कहां पड़ता है। चलो, उसके बाद अगला जो शासक बनेगा अलाउद्दीन खिलजी के बाद बनेगा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। ये जो बादशाह था, ये बादशाह फर्जरी बादशाह था। ठीक है, देखो तो एक गुलाम वंश वाला नाम जोड़ा है, कुतुबुद्दीन जोड़ा है ना। ठीक है, इसका लंबा समय तक शासन नहीं रहेगा, ये काम चलाओ शासक ही सब है। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, जिसका शासन काल कब होगा, जब बनेगा अलाउद्दीन खिलजी तबे ना। हाँ, तो अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु तो आप लोग जानते हैं कब हुआ था, 1316। तो इसीलिए इसका शासन काल जो चालू होता है 1316 से होता है, और ज्यादा समय तक नहीं करेगा, मात्र 4 साल तक करेगा, लगभग 1316 से लेकर 1320। तो देखो, इसने जो होता है खलीफा के पद को मान्यता नहीं दिया था, डेफिनेटली नहीं देगा, इसका आगे वाला नहीं दिया था, कहां से देगा। ठीक, और इसके बारे में कहा जाता है कि ये थोड़ा सा इसका दिमाग करेक्ट था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो थोड़ा सा पागलपन टाइप का आदमी था, इसलिए पागलपन वाला व्यक्ति था ना, ये पुरुष होकर महिलाओं का ड्रेस पहन लेता था। पागले ना बोलेगा,
हाँ, और ठीक है, और कभी कभी पूरा ड्रेस में भी नहीं आता था, आधा अधूरा ड्रेस में। जैसे मान लो शर्ट पैंट और टी शर्ट में जाएंगे और गद्दी पर बैठेंगे, इस कहने का सेंस है। अगर जाइएगा गद्दी पर तो राजा को शोभा करता है नहीं। तो एक बात आपको बता देते हैं, देखो मुगलिया सल्तनत का जो ड्रेस है और वास्तव में वो जानते महिलाओं का ड्रेस से मिलता है। आपको क्लियर किए है ना, जो अकबर पहनता था, हुमायूं पहनता था, इसमें हंसने की बात नहीं है। तो वो अनारकली ड्रेस ना, वो बहुत चला था, एक बार बहुत फेमस हुआ था। मार्केट में गर्ल्स लोग जाती थी, कौन अनारकली ड्रेस, और ड्रेस का नाम है तो अनारकली ड्रेस। और एक तो कौन अभी एक ड्रेस बीच में फिर फेमस हुआ था, देखो ना दिमाग से उतर गया। अरे बारी बहुत, उसे भी आज, हाँ बोलो बोलो बताइए। हाँ नहीं नहीं, वो बता, राजा माने राजा रानियों के नाम पर ड्रेस चला था। अरे मूवी था, उसी मूवी में पहनी थी हीरोइन। नहीं सॉरी नहीं, अब बहुत मार्केट में बिका था, मैंने उसी का नाम है, वो ड्रेस पॉपुलर था। तो कहने का सेंस ये है कि इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। नहीं नहीं नहीं, अरे अच्छा कभी याद आएगा तो बता देंगे, ठीक है। मैंने अली मतलब वो जो परंपरा जनरली वो जो ड्रेस था ना, आज से मतलब वो जनरली मुस्लिम सभ्यता लोग पहनते थे उस समय, अफगानी लोग जो पहनते थे उस तरह का ड्रेस था, चल रहा था। ठीक है, बहुत भूल गए, अब दिमाग में आ रहा नहीं, उसको दिमाग छूट जा रहा। तो कहने का सेंस हंसने की बात नहीं है। महिलाएं पोशाक कहने का मतलब क्या है, कहने का सेंस साड़ी थोड़ा ना पहनता था वो लोग। जो मुस्लिम पद्धति की महिलाओं लोग जो ड्रेस पहनती थी वही ड्रेस वो पहन के आता था। तो आपका अकबर लोग जो पहनता था क्या बोलते थे, वो राउंड मारता जो डांस उस करता है पूरा होता ना फैला में, उसी तरह का पहनेगा उस तरह का ड्रेस। तो वो ड्रेस की लोग प्रथा थी, ठीक है। तो कहने का सेंस है, तो इसीलिए कहा जाता है कि इसी देखो मैंने आधा दिमाग था, तो ये जो था सोचा कि इसका शासन व्यवस्था चला नहीं पाएगा। जो आगे जो खिलजियों ने जो शासन व्यवस्था को बरकरार रखा, ये इसको कलंकित कर रहा। कौन कलंकित कर रहा, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो इसको हत्या कर देता है, बोला काबिल ने इसको मार डालो। और इसको मारने वाला जो व्यक्ति था जिसका नाम था क्या, खुसरो खां। खुसरो खां ने इसकी हत्या कर दी, कब कर दी, 1320 ईस्वी में। और मारने वाला कोई साधारण आदमी नहीं था, इसी का प्रधानमंत्री था, मुख्यमंत्री। तो बोला गया खिलजी का सेनापति और मुख्यमंत्री खुसरो खां जो था वही इसको हत्या कर दिया था। किसको हत्या किया था, कुतुबुद्दीन। क्योंकि मान लो अगर इसकी जानकारी जो है बाहरी लोगों को पता चलेगा तो उसका तो सल्तनत कब्जा कर लेगा। इधर मंगोल इसको जीना हराम कर रहा है, सरदार लोग जीना हराम कर रहा है, हिंदुओं पर जो टैक्स और अत्याचार कर रहा है वो जीना हराम कर रहा। तो बोला पता चल गया तो खैरियत नहीं है, तो बोला इसको मार के पहले साफ करो। किसको हटाया, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। तो इसीलिए इसका शासनकाल जो माना जाता है 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी के आसपास मानता है। और इसके बाद जो गद्दी पर बैठेगा यही बनेगा खुसरो खां, गद्दी पर बैठेगा, जिसका पूरा नाम आपका होता है नसरुद्दीन खुसराव शाह। खुसरो खां का जो पूरा नाम होता है नसरुद्दीन खुसराव शाह। और इसका शासन जो चलेगा 1320 ईस्वी से चलेगा, जो माना जाता है खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो बोला जाता है खिलजी वंश का जो अंतिम शासक बनेगा उस शासक का नाम क्या था, नसरुद्दीन खुसराव शाह। और जिसे किस नाम से पुकारा जाता था, खुसरो खां। और इसने पैगंबर के सेनापति का उपाधि धारण किया। अब सुनो, इसीलिए उपाधि धारण किया, कहने का मतलब इससे पहले तो खलीफा का आदेश मानता नहीं था, तो अब ये मानने लगा तो इसको अवार्ड मिला। तो अवार्ड क्या मिला, पैगंबर का सेनापति। तो पैगंबर का सेनापति कहने का मतलब ऐसे नहीं मिलता था कि वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, उसका संरक्षण करेगा, तभी तो पैगंबर का सेनापति। किसी को सेनापति बोलने का मतलब क्या है, वो अपने राज्य की सुरक्षा करेगा। तो पैगंबर का सेनापति मतलब पैगंबर साहब के जो नियम कानून है उसको वो लागू करेगा और बरकरार करेगा। इसीलिए उसको टाइटल मिला, किसका टाइटल मिला, पैगंबर का सेनापति। और इसे इस्लाम का शत्रु भी कहा जाता है। इस्लाम का शत्रु कहने का सेंस समझिए कि इस्लाम धर्म में जो चीज, बहुत सारे तो कुरीतियां हर धर्म में होती है, तो कुछ ऐसी थी जो खलीफाओं लोगों ने जबरदस्ती इस पर लगाता था, तो इस बात को नहीं मानता था। तो अगर आप इसकी बात को नहीं मानिएगा तो आपको शत्रु ही ना बोला जाता है। मान लीजिए बोलेंगे ऐसे काम करो, नहीं कर रहे, आप अपना दिमाग से करते, बोले देखो ये शत्रु है। जैसे आप भी लोग भी शत्रु है पढ़ाई लिखाई का, पढ़ाई लिखाई का शत्रु है कि नहीं। बोलेंगे इतना पढ़ना, सर बहुत मुश्किल से तो पढ़ रहे हैं, इतना बहुत ज्यादा हो रहा है।
कम कम देना चाहिए था। 4 को क्वेश्चन बताइए और चारों एग्जाम में भीड़ जाए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग का चाहिए। क्या पढ़ाई है, तो आप लोग पढ़ाई का शत्रु ना है। 4 हो के बाद 5वां अगर आ गया अधिकारी बनने के बाद, ये हम लोग आउट ऑफ सिलेबस था। हाँ, आउट ऑफ सिलेबस था। है चपरासी बोलेगा बेल बजाओगे क्या जी, जानते हैं इसके बारे में? हाँ सर, हम लोग पढ़ाई किए थे अपना जमाने में। ला सोल्यूशन करके दो हमको। सोल्यूशन करेगा, आप सिग्नेचर मारिएगा। हाँ, अभी जो सच हो, यहां तक समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहां तक थी आपका अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। कॉन्सेप्ट समझ में आया?